बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। टिकट फाइनल होने के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार पर पत्ते खोले या न खोले, लेकिन इस बार बीजेपी रायबरेली से सीट छीन लेगी और यहां पर कमल खिलेगा। मैं अपनी पार्टी को, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिनेश आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। रायबरेली में उम्मीदवार ने ये ऐलान किया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार रायबरेली सीट भी हम जीतने जा रहे हैं। पिछली बार अमेठी बीजेपी ने जीती थी और इस बार रायबरेली जीतने की तैयारी है। अब रायबरेली से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं दिनेश प्रताप सिंह, ये हैं कौन, इनको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए और जान लीजिए। दिनेश प्रताप सिंह 2018 में कांग्रेस में थे और 2018 में कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हुए थे। 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ चुके हैं और ठीक ठाक चुनाव उन्होंने लड़ा था। इससे पहले वो एमएलसी बने थे, रिकॉर्ड वोटों से जीतकर, ये स्नातक वाला चुनाव था एमएलसी का, और उस चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज की थी। योगी 2.0 में, यानी कि योगी की इस सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं दिनेश प्रताप सिंह, और इस बार चुनावी मैदान में रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा यह अभी कंफर्म नहीं है। और आइए बढ़ते हैं आगे। 24 के चुनाव में सबसे हॉट सीटों में है कैसरगंज लोकसभा सीट और सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया है, लेकिन 24 की चुनावी महाभारत में टिकट घर में ही रह गया है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल ही लिया। बृजभूषण की जगह अब उनके छोटे बेटे कैसरगंज से ताल ठोकेंगे। इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बृजभूषण सिंह चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कल तक इस सीट पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन जब बृजभूषण सिंह के परिवार में किसी को बीजेपी से टिकट देने की चर्चा शुरू हुई तो कई लोगों का नाम सामने आया। लेकिन आज उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने जब पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद दिया तो पिक्चर पहले ही साफ हो गई कि कैसरगंज सीट से बीजेपी करण सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं और पिछले 15 सालों से कैसरगंज की सियासत बृजभूषण सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कैसरगंज में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। कैसरगंज में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। आरोपों के घेरे में तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपों के घेरे में हैं। फिलहाल यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला कोर्ट में है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी न कर दे, इसी चक्कर में बृजभूषण का टिकट काट दिया गया। हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इलाके में उनका अपना रसूख है, हर धर्म जाति समुदाय में उनका अपना जनाधार भी, और इसीलिए सियासी गलियारों में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट देने पर चर्चा शुरू हो गई। बात आला कमान तक पहुंची तो सियासी रणनीति तैयार की गई। संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के नाम पर बृजभूषण लोगों से मिल रहे हैं, भावनात्मक रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। हम जो कुछ भी हैं वो कर्नलगंज की बदौलत है, कटरा की बदौलत है। कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। अब जानिए कि 5वें चरण में यूपी की किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान होना है। इस बीच बीएसपी ने कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी भी कैसरगंज से प्रत्याशी के नाम पर उलझन में है। अगर बृजभूषण शरण सिंह का सियासी इतिहास जानेंगे तो 2009 में बीजेपी से निष्कासित होकर बृजभूषण शरण सिंह साइकिल पर सवार होकर ही कैसरगंज से सांसद बने थे। पहलवानों के प्रदर्शन में भी एसपी ने बृजभूषण सिंह पर अपना रुख नरम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है और करण सिंह ने इस टिकट मिलने पर बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है। करण भूषण ने कहा है कि कल मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता को। जय श्री राम। ठीक है भैया, नामांकन हम कल करेंगे। जय श्री राम।
तो कैसरगंज से करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं। विपक्ष हालांकि इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा कि उनके पिता के ऊपर गंभीर आरोप थे, उनको जो है बीजेपी ने टिकट क्यों दिया। यूपी के फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम का वोट जिहाद वाला बयान, और इस पर उनके खिलाफ केस तो दर्ज हो ही गया। अब पीएम मोदी भी वोट जिहाद के नाम पर पूरे विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। जरा देखिए। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? लोकसभा की चुनावी जंग में अब वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। पिछले चुनाव तक रैलियों में लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा उठने के बाद इस बार वोट जिहाद पर सियासत गर्म है और इसके केंद्र में फिर कांग्रेस पार्टी है। हालांकि इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने अपने चुनावी भाषण के दौरान की थी, मगर चूंकि मारिया कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने वोट जिहाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। प्रधानमंत्री पहले भी विपक्षी गठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे हैं, मगर आज की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कहा कि विपक्षी गठबंधन के इरादे खतरनाक हैं और INDIA अलायंस के नेता ने वोट जिहाद की बात करके न सिर्फ उनकी रणनीति को उजागर कर दिया, बल्कि लोकतंत्र और संविधान का भी अपमान किया है। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में जिस जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम ने यह भड़काऊ बयानबाजी की, उस मंच पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। सुनिए सलमान खुर्शीद के सामने मारिया ने क्या बयान दिया था। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघीय सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां भड़काऊ बयानों से सियासत गर्म है। यहां रामनवमी पर हिंसा के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही थी। अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक सीधे हिंदुओं को गंगा में डुबोने की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बताते हुए हिंदुओं को धमकाया, जिसके बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है और बीजेपी ने टीएमसी के सांप्रदायिक सद्भाव पर सवाल खड़े किए हैं। अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा के बाद चुनाव प्रचार में बाद दंगाइयों पर कार्रवाई से शुरू हुई। बंगाल को हिंदू विहीन करने की साजिश का आरोप लगाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी शक्तिनगर से गरजे जहां पर रामनवमी में हिंसा हुई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के विधायक अब इस बात को मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान की तादाद तक ले गए हैं। मुर्शिदाबाद में संख्या बल के आंकड़े बताए जा रहे हैं और हिंदुओं को गंगा में डुबोने की धमकी दी जा रही है। ये हैं 2 घंटे में गंगा में डुबोने का अल्टीमेटम देने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर। इनका पूरा बयान ध्यान से सुनिए। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।
पश्चिम बंगाल की भरतपुर विधानसभा सीट से तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर पहले बहरामपुर से यूसुफ पठान की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। अब चुनाव प्रचार में उतरे हैं तो भड़काऊ बयानों के सिक्सर लगा रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी अब टीएमसी से सांप्रदायिक वैमनस्य पर सवाल पूछ रही है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा गंगा में बहा देने की बात करना, यह इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर अपने बयान पर अड़े हैं। मुर्शिदाबाद के 30% हिंदू वाले बयान पर जी न्यूज ने उनसे पड़ताल की तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ 30% लोगों के पक्ष में उल्टा लटकाने की बात करेंगे तो 70% मुसलमान चूड़ी पहनकर नहीं बैठेंगे। साफ है, चुनावी मौसम में मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान करके वोटों की फसल काटने की तैयारी है। लेकिन ऐसे बयानों का पूरे पश्चिम बंगाल के वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चलिए अब आप ये भी समझिए कि अगर तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने मुर्शिदाबाद में हिंदू मुसलमान की जो संख्या गिराई है उसकी सच्चाई क्या है और इस जिले की लोकसभा सीट पर हार और जीत कौन तय करता है, जरा इसको आप देखिए। मुर्शिदाबाद जिले और आसपास के जिलों के कुछ हिस्से को मिलाकर 3 लोकसभा सीटें बनाई गई हैं। इसमें पहली लोकसभा सीट है जंगीपुर, जिसमें मुसलमानों की संख्या 63% है, हिंदुओं की तादाद है 37%। इस जिले की दूसरी लोकसभा सीट है बहरामपुर, जिसमें मुसलमान है 66% और हिंदू है 34%। मुर्शिदाबाद जिले में मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट भी आती है और इसमें 60% मुसलमान और 39% हिंदू है। ये आंकड़े बताते हैं कि यहां पर मुस्लिम मतदाता ही हार और जीत तय करते हैं। हैदराबाद में बीजेपी की माधवी लता ने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। उनकी रैलियों और रोड शो में उमड़ रही भीड़ की काफी चर्चा हो रही है। क्या है उनकी चुनावी रणनीति? जी न्यूज ने माधवी लता से खास बातचीत की। 2024 का लोकसभा इलेक्शन पर सारी हिंदुस्तान की नजर हैदराबाद लोक सीट पर, क्योंकि यहाँ पर 40 साल से अपना खिला बनाए वसीम रवैसी एमआईएम के कैंडिडेट और बीजेपी के कैंडिडेट माधवी लता के बीच में अब ठन चुकी है। हम इनसे सिर्फ 3 सवाल पूछते हैं। अभी बताइए, कल जो रैली हुई थी जी भाई, वो रैली कैसी लग रही थी आपको? जीत की रैली लग रही थी भाई। जो जोश, जो उत्साह, हर मजहब का लोगों के साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास का एक छोटा सा नन्ना मुन्ना भारत दिख रहा था हमको वहां पर। बस आप 3 पॉइंट में ये बोलिए किस तरह आप स्ट्रेटेजी बनाकर हैदराबाद पार्लियामेंट जीतने का प्लान बनाइए, सिर्फ 3 पॉइंट में। बेरोजगारी, औरतों का सम्मान और उनका आर्थिक व्यवस्था में सहायता करना, नन्हे मुन्ने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करवाने का सारे सहूलत करना, या नहीं तो इंग्लिश मीडियम का उनका कोई फ्री एजुकेशन करवाने का प्रयास करना। आपकी सपोर्ट के लिए पहली बार इस हैदराबाद में, इससे पहले लुबना सरवर से कई लेडीज लड़े, मगर ये एक वाहिद इलेक्शन है जहां पर सारी दुनिया, हिंदुस्तान की सारी दुनिया की नजर है। आपके दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे हैं आपकी सपोर्ट के लिए। क्या लगता है, आपको जीत के करीब है या जीतेगी या क्या होगा? सारी दुनिया को इसी सवाल का जवाब चाहिए बस। हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, बस। इतना कॉन्फिडेंस शायद कि और बीजेपी कैंडिडेट में इससे खबर नहीं था, लेकिन इनका साफ तौर पर जो स्ट्रेटेजी, जो प्लान लेकर आई हैं कि इसे साफ तौर पर इसी प्लान के तहत, इसी मैनिफेस्टो के तहत ये हैदराबाद पार्लियामेंट जीतेगी। मैं मीर मेहदी अली बाकरी, हैदराबाद से, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, टीएमसी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुमायूं कबीर, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी ने हुमायूं के खिलाफ शिकायत की है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने हिंदुओं को गंगा में डुबोने की धमकी दी है। इनके खिलाफ अब बीजेपी ने आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया, अब हुमायूं कबीर के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। तो टीएमसी के विधायक जिन्होंने विवादित बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया और हिंदुओं की तादाद बताते हुए, उनकी संख्या बताते हुए कहा कि वो चूड़ियां पहनकर बैठने वाले नहीं हैं, हिंदुओं को गंगा में डुबोने की धमकी दी और अब इस भड़काऊ बयान के खिलाफ बीजेपी शिकायत दर्ज कराने पहुंची है। हुमायूं कबीर के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। तो टीएमसी के विधायक के खिलाफ अब शिकायत दर्ज हो गई है।